कि जो डायबिटीज़ है उसका किसी न किसी अंग के साथ में कनेक्शन होता है और ख़ास तौर से लोग इसको पेनक्रियास के साथ जोड़ करके देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर माना जाता है डायबिटीज़ में, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, तो वो है लिवर। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ पेनक्रियास को ब्लेम भी ना करें और उस पर अकेला फोकस करके डायबिटीज़ को हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारा जो लीवर है वो हेल्दी हो। कभी भी गेहूं या चावल खेत से आते थे तो उनको सीधा खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनको पहले स्टोर किया जाता था। वो बड़े बड़े ड्रम रहते थे हमारे घरों में, तो उसमें उसको स्टोर करके छोड़ दिया जाता था, साल साल भर ऐसे छोड़ दिया जाता था। उससे क्या होता था, वो जो धान या गेहूं या जो भी अनाज रहता था वो हल्का हो जाता है पचने में। तो नया अन्न खाएंगे तो वो पचने में भारी रहेगा, गुरु रहेगा, कफ कारक रहेगा और वो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां करेगा। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जितना खतरा उनको शुगर के बढ़ने से है उससे ज़्यादा खतरा एकदम से शुगर लेवल्स के गिरने से रहता है। तो वो मेंटेन करने के लिए भी फ्रूट्स खाना ज़रूरी है और नेचुरल फॉर्म में है तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हाँ बिल्कुल क्वांटिटी प्लस एक्टिविटी लेवल और हम दिन के कौन से भाग में उनको खा रहे हैं ये मैटर करती हैं चीज़ें। दोपहर से पहले का जो हिस्सा है उस समय हमारी खाने को पचाने की जो अग्नि है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो उस समय हमें हैवी मील लेना चाहिए। दोपहर के बाद जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है तो एक तरह से बोलेंगे डाइजेस्टिव फायर स्लो होनी शुरू हो जाती है, तो उस समय हमें खाना बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए दोपहर के बाद। तो जिनको इंसुलिन लगना शुरू हो गया है मान लीजिए, तो क्या उनका इंसुलिन छूट सकता है? डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। आपका कहना है कि मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किचन को देखो, किचन को सुधारो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल, कि हम डायबिटीज़ को अपनी किचन से ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। किचन हमारी फार्मेसी है, हमारा हॉस्पिटल है पूरा का पूरा। अगर एक लेवल से ज़्यादा शुगर रहता है, बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, वो भी अगर लगातार रहता है तब जाके वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। ये नहीं कि आज हमने मीठा खा लिया और आज हमारी शुगर 140 आ गई तो हम डायबिटिक हो गए, ऐसा नहीं है। जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों की वजह से जो उनका लोड हमारे लीवर पे, हमारी किडनी पे पड़ता है, उनसे हम ऑर्गन फेलियर में जाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की हैं जो इवेंचुअली हमारे नर्व्स को और हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को जो है एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, उसको नुकसान करती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वैसे तो सबसे पहले मैं आपसे शिकायत करने वाली हूँ और शिकायत ये है कि मैं आपको काफ़ी टाइम से बुला रही हूँ और आप मेरे पास आई ही नहीं। आज बहुत मुश्किल से आप यहाँ आए हो, टाइम निकाल करके आप यहाँ आए, इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद ज़रूर कहूँगी, लेकिन शिकायत भी मेरी अपनी जगह पे है ही है। शिकायत आपकी एक्सेप्टेड है, मैं मुजरिम हूँ आपकी, लेकिन अभी तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो आप जो भी चाहें सज़ा मुझे दे सकते हैं, दर्शक चाहें वो भी मुझे सज़ा दे सकते हैं। बस तो फिर आज हम दर्शकों की डिमांड पे ही आपसे बात करेंगे। हम बात करेंगे आपसे कि डायबिटीज़ को अक्सर कहा जाता है कि ये हर घर में देखने को मिल रही है आजकल तो, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ है उसका किसी न किसी अंग के साथ में कनेक्शन होता है और ख़ास तौर से लोग इसको पेनक्रियास के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो क्या पेनक्रियास के साथ इसको जोड़ करके देखना ठीक है या कोई और अंग इसके अंदर इन्वॉल्व होता है? वंदना जी, पेंक्रियास की अगर बात करें तो उसका एक रोल है डायबिटीज़ में और ज़्यादातर इसको पेंक्रियास के साथ जोड़ के ही देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर माना जाता है डायबिटीज़ में, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, तो वो है लिवर। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पेंक्रियास से भी ज़्यादा प्राइमरी रोल है, क्योंकि वही एक ऑर्गन है जो अपनी इंटेलिजेंस से ये जज करता है कि किस तरह से ग्लूकोज को कम करने की ज़रूरत है या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी
जो लीवर है वही पैंक्रियाज को सिग्नल भेजेगा कि इंसुलिन भेजना है या ग्लूकागॉन भेजना है। दो हार्मोन्स रहते हैं हमारी बॉडी में, एक रहता है इंसुलिन, एक रहता है ग्लूकागॉन। तो जो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है उसको स्टोर करने के लिए सेल्स में भेजना है या सेल्स में से स्टोर ग्लूकोज को ज़रूरत के हिसाब से रिलीज़ करना है। ये सिग्नल जो है ये लीवर और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद पैंक्रियाज उसको फॉलो करता है। वो ऑर्डर्स जो है वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं, फॉलो पैंक्रियाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पैंक्रियाज को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन लीवर है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं खास करके तब, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ पैंक्रियाज को ब्लेम भी ना करें और उस पर अकेला फोकस करके डायबिटीज़ को हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारा जो लीवर है वो हेल्दी हो और इसको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होता है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि लीवर किस तरह से इसको कंट्रोल करता है। जी, तो अभी आपने जैसा कि कहा कि समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म के कैसे वर्क करता है, तो आप हमें इसी के बारे में बताएं आगे। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो फूड पचने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है जिसको एक्चुअली सेल इस्तेमाल करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो वो एंड प्रोडक्ट उसका बनता है ग्लूकोज। ऐसे ही जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो एंड प्रोडक्ट बनता है एमिनो एसिड्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो ईंटें हैं हमारे शरीर की, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। इसी तरह से अगर हम फैट्स खाते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। जो भी खाने में जो भी हमारे विटामिन्स मिनरल्स रहते हैं उनको एक दूसरे से अलग करके और उसको उस कॉम्प्लेक्स में बनाना जिससे कि बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है लीवर का मेटाबॉलिज्म में। अगर हम इन पर्टिकुलर ग्लूकोज की बात करते हैं तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए वो पचने के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज, वो एब्जॉर्ब होके कहाँ गया, वो ब्लड में गया। ब्लड में वो घूमता है बॉडी में। अब लीवर अपनी इंटेलिजेंस से ये जज करता है कि जितना ग्लूकोज का लेवल ब्लड में होना चाहिए क्या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। अगर वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो क्या करता है कि सिग्नल भेजता है, ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस पर जो है एक्टिव होता है एकदम से। तो वो सिग्नल भेजते हैं पैंक्रियाज को कि तुम्हारे बीटा सेल को इंसुलिन भेजना है क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में घूम रहा है, उसको पकड़ के सेल्स के अंदर डालना है हमने। तो वो उसको स्टोर करते हैं उस ग्लूकोज को, ताकि जब इमरजेंसी हो, क्राइसिस का कंडीशन हो, जिस समय हम फास्टिंग कर रहे हैं या हमारी एक्टिविटी लेवल जिस टाइम ज़्यादा है, जिस टाइम हमें ज़्यादा पैसों की या ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत है, तो वो ग्लूकोज नाम की करेंसी को तब ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। इस कारण उसको बैंक की तरह लीवर जो है वो स्टोर करके रखता है। जब हमारी बॉडी उस सिचुएशन में होती है, जैसे कि रात को हम सो रहे हैं या अगर हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय हमारे स्टोर्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो फिर से लीवर अपनी इंटेलिजेंस से जज करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। तो वो फिर से ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। वही जो ब्रेन के सिग्नल्स जाते हैं पैंक्रियाज को कि अल्फा सेल्स को बोलो ग्लूकागॉन भेजेगा। तो वो क्या करता है, जो ग्लाइकोजन बन के स्टोर हुई करेंसी है उसको वो भेजता है धीरे धीरे करके ब्लड में, ताकि सेल्स तक जाके वो इस्तेमाल कर सके। तो एक तरह से जो ग्लूकोज है ये हमारा एनर्जी टोकन है। तो वो टोकन मिलेगा तब जब उसकी ज़रूरत होगी, और जिसको चाहिए उसके पास भेजने के लिए ये सारा जो कम्युनिकेशन है, सारी जो इंटेलिजेंस है, ये काम कौन करता है, ये लीवर करता है। इसी वजह से फैटी लीवर होने के कारण डायबिटीज़ होती है। मतलब आपके कहने का ये है कि जब फैटी लीवर हुआ है तो डायबिटीज़ ज़रूर होगी। 100% होगी। वो डिपेंड करता है कि किसको पहले हो जाए। किसी को कुछ उसकी टॉलरेंस ज़्यादा हो सकती है या फैट का डिपोजिशन का जो स्पीड है वो क्या है। तो जैसे ही सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उस पर वो मोटी होती जाएंगी जैसे जैसे, तो ऑफकोर्स उसका इधर से उधर जो कम्युनिकेशन है, जो ग्लूकोज का अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना, वो स्लो हो जाएगा। तो वो जो ग्लूकोज है उसको जब हम सेल्स में नहीं भेज पा रहे हैं, इंसुलिन वो काम कर नहीं पा रही है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है लेकिन सेल्स में फैट
ज़्यादा जमने डिपॉजिट की है। वजह से वो उसमें उसको भेज नहीं पा रहा, जी। बैरियर है वहाँ पे। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज़ में यही होता है बेसिकली। आयुर्वेद में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है कि जो कफ या मेदजन्य यानी जिसमें मोटापे के कारण जो डायबिटीज़ होता है उसमें अवरोध है यानी रुकावट है। इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। उसको काम कौन नहीं करने दे रहा? वो एक्स्ट्रा फैट और जो जमा हुआ है जिसको हमने इकट्ठा कर लिया, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे डायबिटीज़ होने के कारण क्या हो सकते हैं? वंदना जी, ये सवाल जो है ये मेरा फेवरेट सवाल है। जब भी मेरे से कोई पूछता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इससे दो चीज़ों के बारे में बात करने का मुझे मौका मिलता है। एक तो ये है कि हमें समझ में आए कि ये होता क्यों है। दूसरा, मुझे इसलिए खुशी होती है कि मैं आयुर्वेद की बैकग्राउंड से होने के कारण डायबिटीज़ एक इस तरह के एग्जाम्पल है जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि हज़ारों साल पहले अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो था हमारे आचार्यों का वो क्या था। जी। तो अगर हम कारणों की बात करें तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है कि अगर हमारी एक्टिविटी लेवल कम है, अगर हमारा रूटीन गड़बड़ है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते जा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते जा रहे हैं, ये सारे वो कारण हैं जो सब लोग समझते हैं अच्छे से और जानते हैं। जी। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे जो कारण मेंशन्ड है, अक्सर आपके साथ में भी इसके बारे में बात हुई है, तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, आस्य सुखम स्वपन सुखम, यानी जिनको आराम से बैठने की आदत है या ज़्यादा सोते रहेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, खाएंगे सो जाएंगे। और क्या, गुड़ विकृतम मतलब गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, दही से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, एक मात्रा से ज़्यादा खाना, ठीक, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके मांस का ज़्यादा सेवन करना। नया अन्न होता है, इधर फसल आई और उधर हमने उसको खाना शुरू कर दिया। तो आपको ध्यान में होगा, हमारे दर्शक जो हैं वो जानते हैं कि कभी भी गेहूं या चावल खेत से आते थे तो उनको सीधा खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनको पहले स्टोर किया जाता था। वो बड़े बड़े ड्रम रहते थे हमारे घरों में, तो उसमें उसको स्टोर करके छोड़ दिया जाता था, साल साल भर ऐसे छोड़ दिया जाता था। उससे क्या होता था, वो जो धान या गेहूं या जो भी अनाज रहता था वो हल्का हो जाता है पचने में। तो नया अन्न खाएंगे तो वो पचने में भारी रहेगा, गुरु रहेगा, कफ कारक रहेगा और वो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां करेगा। तो ये इतने सारे कारण जो हैं ये सेम है, चाहे आप हज़ारों साल पहले किताबों में क्या लिखा था उसकी बात कर लो, या अभी लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरह इस डायबिटीज़ को देखा जाता है उसकी बात कर लो। तो कारण वही है, हमने अपना रूटीन गड़बड़ किया, हम दिन रात के डिफरेंस को ख़त्म कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं यूनिवर्स को, शायद हमें ऐसा लगता है कि हम ही भगवान बन गए और यूनिवर्स हमारे पूरे कंट्रोल में। हम रात ही नहीं होने देंगे, रात नहीं होने देंगे तो हार्मोन्स गड़बड़ होंगे हमारी बॉडी के, हमारे ग्लैंड्स कंफ्यूज होंगे, उनको रेस्ट चाहिए और उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो लाइट के साथ उनको सिग्नल मिलता है कि अभी काम शुरू करना है, अभी ख़त्म करना है। तो हम सारा टाइम तेज़ लाइट्स में रहेंगे या ज़्यादा समय तक रहेंगे तो ये हार्मोन सिस्टम गड़बड़ होगा। ऑटोइम्यूनिटी की वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका भी बहुत बड़ा कारण एक ये है। वो टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण वही है कि ज़्यादा मीठा खाओ और बैठे रहो, कुछ काम मत करो, आराम करते रहो और नॉन वेजिटेरियन फूड खाते रहो और या एक्टिविटी नहीं करो। ज़्यादातर लोग फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी एक कारण है। फास्ट फूड की अगर हम बात करते हैं तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर वो एक तो हाई कैलोरी फूड रहता है, सेकेंडली उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं या जिसको बोलो कि फ्लेवर्स इस्तेमाल जो किए जाते हैं वो सीधा असर किस पे करते हैं, हमारे लीवर पे। जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG जिसको बोला जाता है, बैंड है वैसे तो ये वाला जो एक फ्लेवरिंग एजेंट है, फिर भी यूज़ होता है हमारे फास्ट फूड में क्योंकि वो फ्लेवर को एनहेंस करता है। उसकी खुशबू भर से ही हमारा नहीं भूखा तब भी खाने जाएंगे हम उन चीज़ों को। तो ये जो जितना भी फास्ट फूड हम खाते हैं, एक तो ये कि उसको बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं यूज़ होती हैं, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं,
वो सारे के सारे हाई कैलोरी होते हैं। बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, बटर्स का, चीज़ का, मेयोनीज का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं। तो दोनों ही तरह से ये हमारे लीवर पे ओवरलोड है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने में इनका जो रोल रहता है। इसलिए फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो फास्ट फूड से तो जितना जल्दी फास्ट स्पीड पे हो उतना ही उनसे दूर हट जाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ हमें हो ना, या अगर हुई पड़ी है तो वो ठीक हो जाए। जी, जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनका कितना रोल होता है डायबिटीज़ में? क्या डायबिटीज़ वालों को मीठे फल खाने चाहिए? डायबिटीज़ में अक्सर ऐसा माना जाता है कि फ्रूट्स जो है वो शुगर को बढ़ाएंगे। अगर हम एक हेल्दी इंसान की बात करते हैं तो हमारी बॉडी सेल्फ सस्टेन करती है लेवल्स को। हम चाहे हम अगर खाते भी हैं तो एक्स्ट्रा जो है हमारे बॉडी में या तो स्टोर हो जाता है या यूज़ हो जाता है या वो निकल जाता है हमारी बॉडी के से बाहर। लेकिन किसी वजह से जो वो उसको मेटाबोलाइज करने वाले ऑर्गन्स हैं अगर वो काम नहीं कर रहे, जैसे कि हमने लीवर की बात करी, या पेंक्रियाज में कोई गड़बड़ हो गई है, और अगर किडनीज पे कोई असर हो गया, कोई बीमारी हो गई, उस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे बॉडी से, तो इन सारी वजहों से भी डायबिटीज़ जो है या इसकी जैसी दूसरी बीमारियां भी मैं बोलूँगी साथ ही में कि वो बढ़ती हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्रूट्स अगर बोल रहे हैं तो फ्रूट्स खाना बुरी बात नहीं है। नेचुरल फूड कोई सा भी हो, नेचुरल फूड कभी भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। हाँ, खाने के साथ साथ उसको पचाने के लिए हमारी एक्टिविटी लेवल का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, परिश्रम करें, श्रम करें, जितना हो सके अपने शरीर को चलाएं। अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, अगर हम कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम सेब खा रहे हैं या बनाना खा रहे हैं या एप्पल खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं, जो ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और ख़ास तौर से केले के लिए तो अक्सर डॉक्टर भी मना करते हैं, कई डॉक्टर्स मना करते हैं कि केला तो आपको खाना ही नहीं है, आपको डायबिटीज़ है। देखिए, ये वही फ्रूट्स हैं जो हमारे बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और समय का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस समय खाना है। अगर आप सुबह खा रहे हैं फ्रूट्स तो हमारी बॉडी उनको डिफरेंटली रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी उनको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। अगर वही फ्रूट्स हम रात को खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग सो जा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो जो उनसे मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जल्दी जल्दी उनसे हम ग्लूकोज बना लेते हैं। इसलिए माना जाता है कि ये फटाफट से ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनमें सिंपल शुगर्स रहते हैं। जो हम अनाज खाते हैं या सीरियल्स खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स रहते हैं जिनको तोड़ के फाइनली उनमें से ग्लूकोज को अलग के, जो वही टोकन करेंसी जिसको मैंने बोला, उसको अलग करने के लिए समय चाहिए बॉडी को, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है। लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं या जूस पीते हैं तो वो तुरंत के तुरंत ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जल्दी स्पीड से आता है। तो इस वजह से ही उनकी क्वांटिटी और उनका टाइम, किस समय पे हम खा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि वो खाने के बाद हमारी एक्टिविटी लेवल क्या है। क्या हम एक्सरसाइज करने के बाद खा रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी ने ग्लूकोज यूटिलाइज किया हुआ है। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जितना खतरा उनको शुगर के बढ़ने से है, उससे ज़्यादा खतरा एकदम से शुगर लेवल्स के गिरने से रहता है। तो वो मेंटेन करने के लिए भी फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, और नेचुरल फॉर्म में है तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल क्वांटिटी प्लस एक्टिविटी लेवल और हम दिन के कौन से भाग में उनको खा रहे हैं, ये मैटर करती हैं चीज़ें। इन सभी का क्या टाइम है, किस टाइम क्या चीज़ खानी चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट को, या फुल डे रूटीन उनका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। वंदना जी, हमारे शरीर की एक घड़ी है, और ये घड़ी कोई हमारे कंट्रोल में है नहीं, ना हमने बनाई है, ना अभी तक कोई ऐसी मशीन या साइंस की टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है जिससे कि हम अपने शरीर की घड़ी को अपने हिसाब से सेट कर लें। हो सकता है कभी ऐसा
साइंस आ जाए, लेकिन अभी तक तो ये घड़ी चलाने वाली जो एनर्जी है वो एक ही है, वो है सूर्य की किरणें, सनलाइट। और उसको चलाने का क्या है कि वो जैसे सनलाइट के साथ हमारा रिश्ता है, तो इसीलिए ही दिन में आप देखिए कि सभी लोग जगते हैं और रात को सोते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी भाषा बोल लो, किसी भी धर्म से हैं, रात को नींद ही आती है। सही बात है ना। दिन में एनर्जी रहती है, आप चाहते हुए भी उस तरह से नहीं सो सकते जिस तरह से आप रात को सो सकते हैं। जी। तो ये कुदरत के नियम है। हमारी बॉडी को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि वो प्रकृति के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में है, एक इक्विलिब्रियम में है। उस इक्विलिब्रियम में ही रहते हुए हमें अपना रूटीन जो है वो डिसाइड करना है। मॉर्निंग में हम रात भर की फास्टिंग के बाद में खाना खाते हैं, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो वो उस समय वो ज़रूरी भी है, क्योंकि बॉडी उस समय कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, यानी कि स्टोर्स को इस्तेमाल कर रही होती है उस समय। तो उस समय हमें एनर्जी की ज़रूरत है, प्लस पूरा दिन हमारे पास बचा होता है जब हमने खाना काम करना है। तो अगर हम उस समय खाना खाएंगे, हैवी मील भी खा लेंगे, तो हम दिन भर में उसको पचा सकते हैं। हमारे जो पैंक्रियाज है, ऐसा बोला जाता है कि उनके काम करने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक है। वो 12 घंटे ही अच्छे से काम करते हैं, उसके आगे पीछे वो रेस्ट करते हैं। वैसे भी देखिए कि अगर हमें नींद आती है, दैट मीन्स कि हमारा ब्रेन भी चाह रहा है कि सो जाओ, रेस्ट करो, तो बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स हमें बोल के बता नहीं सकते हैं, लेकिन रेस्ट सबको चाहिए। और उसी रेस्ट के फेज में ही बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि डे की जो रूटीन है उसको हम लोग जो पार्ट्स हैं डे के, जैसे फर्स्ट पार्ट है या दोपहर से पहले का जो हिस्सा है, उस समय हमारी खाने को पचाने की जो अग्नि है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो उस समय हमें हैवी मील लेना चाहिए। दोपहर के बाद जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, तो एक तरह से बोलेंगे डाइजेस्टिव फायर स्लो होनी शुरू हो जाती है। तो उस समय हमें खाना बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए दोपहर के बाद। और एक्टिविटी लेवल डेफिनेटली हमें अपना बढ़ा के रखना है, ये तो हमने पहले भी चर्चा में डिस्कस किया ही है। बिल्कुल। जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो क्या उनको, जिनको इंसुलिन लगना शुरू हो गया है मान लीजिए, तो क्या उनका इंसुलिन छूट सकता है? डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल इसको सही किया जा सकता है और 100% ठीक किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि एक बार इंसुलिन लगना शुरू हो गया या छोटी उम्र में अगर डायबिटीज़ होगा, जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, तो ऐसा भ्रम है, ऐसा मानना है लोगों का कि वो ठीक नहीं हो सकता और जीवन भर जो है इंसुलिन लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिन कारणों से डायबिटीज़ हो रही है, जब हम उन कारणों को निकाल देंगे तो वो डायबिटीज़ अपने आप से ठीक होनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में वो ताकत है कि वो सेल्फ करेक्ट करती है चीज़ों को। डायबिटीज़ ही नहीं, कोई भी बीमारी है, अगर हम 2 काम कर लें, एक काम जिस वजह से बीमारी हो रही है उसको हटाना है, और दूसरा उसको सही मात्रा में, सही इंग्रेडिएंट, सही रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है। यानी कि जैसे हमने सीखा कि एक्टिविटी नहीं करने से, ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा जो है जलीय जो जीव होते हैं उनका मांस खाने से, या दही दूध से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाने से, नया अन्न खाने से, कफ बनने वाली जो चीज़ें होती हैं इनको खाने से अगर डायबिटीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको हटा देंगे तो वो ठीक भी हो जाएगी। जी, वो ठीक भी हो जाएगी, है ना। एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूकोज की कंजम्पशन होती रहेगी, तो वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न रहता है, एक वजह रहती है हमेशा। या तो कोई ना कोई फीवर रहा है, तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई ज्वर इस तरह का है जो फीवर बॉडी में बैठ गया और उसने हमारी बॉडी में क्षय कर दिया, यानी इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं उन पर उसने इफेक्ट किया और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो उसकी भी ट्रीटमेंट बहुत
अच्छे से संभव है, उसको भी रिवर्स करना पॉसिबल है, बहुत सिंपल चीज़ों से, बहुत ही सिंपल चीज़ों से। आप अक्सर बोलते हो कि हेल्थ एट योर किचन, है ना? तो इसका क्या मतलब है? मुझे ये आज आपसे ज़रूर पूछना है कि किचन में कैसे हेल्थ मिल सकती है पूरी की पूरी। देखिए जो कि आपका कहना है कि मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किचन को देखो, किचन को सुधारो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल, कैसे? ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारी संस्कृति का कहना है, ये हमारे कल्चर का कहना है, ये सदियों से जो चलती आ रही हमारी परंपराएं हैं उनका कहना है। और इसका सबूत जो है ये आपको मुझसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही देखेंगे या अपनी हायरार्की, अगर अपनी फैमिली की हायरार्की कोई अगर आप देखेंगे 3 जनरेशन पीछे चले जाइए, 3 जनरेशन पीछे जाकर अगर आप देखेंगे तो उन लोगों की लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी जो थी वो हमसे बेटर थी, उनकी हेल्थ इंडेक्स हमसे बेटर था, उनकी स्ट्रेंथ हमसे बेटर थी, उनका बीमारियां उनको होती ही नहीं थी, अगर होती भी तो बहुत लेटर स्टेज में होती थी। और डायबिटीज़ जैसी बीमारी को तो उम्र की बीमारी समझा जाता था। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हम डायबिटीज़ को अपनी किचन से ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल। डायबिटीज़ कैसे फिर? डायबिटीज़ को तो हमारी बॉडी ठीक करेगी, हमने तो उसको खाली सही एनवायरनमेंट और वो देना है। किचन हमारी फार्मेसी है, हमारा हॉस्पिटल है पूरा का पूरा। मतलब हेल्थ एट योर किचन अगर मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ अगर आप चाहते हो तो किचन शेल्फ से बेटर जगह कोई नहीं है। करना क्या है, हर चीज़ का सही इस्तेमाल करना जो है वो हमने सीखना है। अब डायबिटीज़ की अगर बात करते हैं तो डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम किचन में चलते हैं। चलिए ठीक है। किचन में हमारे पास बहुत सारे मसाले रहते हैं, और क्या रहता है, अनाज रहते हैं, बिल्कुल। दालें रहती हैं, ठीक है ना, फ्रूट रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, और बाकी हम कुछ दूध दही इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं हमारी रसोई में। कुल मिला के यही सब कुछ होता है जी। ठीक है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को मिला के ही हम पूरा दिन में अपनी जीभ के स्वाद के अनुसार खाते हैं। बिल्कुल। फिर वही डॉक्टर समय मना कर देते हैं कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। अब हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ ये है कि वो कॉम्बिनेशंस को कैसे खाना है वो समझना है। उसके लिए फिर आपको वापस वहीं लेके जाऊंगी जहाँ से आप वापस मुझे यहाँ लेके आने की कोशिश कर रहे हो कि पीछे जाओ 3 जनरेशन। क्या करते थे वो लोग, ऐसा क्या खाते थे, क्या रूटीन था उनका। अगर आप देखिए तो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी वाला काम होता था, मशीन्स बहुत कम थे, है ना। हम अपने आप काम करते थे, फिजिकल स्ट्रेंथ लगानी पड़ती थी कपड़े धोने में, खेत में जाने के लिए, कहीं पे भी जाना है तो चलना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तो वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया थी। खाना भी अगर आप देखें तो 2 टाइम खाते थे सभी लोग, सुबह खाते थे और शाम को खाते थे। लेकिन हम कब खाते हैं बताइए? जब भूख लगती तभी खा लेते हैं, चाहे सुबह खाएं, चाहे दोपहर खाएं, चाहे रात को खाएं। रात में 12 बजे भी खा लेते हैं, भूख लगती है तो। खाने के बीच में भी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। पहले तो खाना है, फिर खाने के बीच वाला खाना है, फिर रात का खाना है, फिर रात के बाद का खाना है, बिल्कुल। सुबह उठने से पहले का खाना है। मतलब खाना ही खाना है हमारे जीवन में। तो वो कहाँ से आता है, वो रसोई से ही तो आता है। अब अगर उसको सही कर लें, और ऊपर से जो दवाइयाँ हमारी रसोई में है, अब आप फिर पूछेंगे कि दवाइयाँ कैसे आ गई हमारी रसोई में, वही है ना। तो वो जो दवाइयाँ हैं वो हैं हमारे मसाले। हमें टेस्टी लगती हैं चीज़ें मसाले डालने से, हम हर डिश में अलग अलग तरह का मसाला डालते हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों की जो रेसिपीज़ है वो हर चीज़ के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे साइंस है। अगर आप किसी चीज़ में दालचीनी डाल रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में मेथी दाना डाल रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में हींग डाल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि हमें एक चीज़ समझ में आता है, टंग। हमारा सब कुछ इस यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म है। लेकिन या फिर हमें समझ में आता है टी ट्रेंड, कि जो फैशन है, लोग क्या खा रहे हैं हम भी वही खाएंगे, है ना। तीसरा टी हमें समझ में आता है टाइम हो गया खाने का, खा लो। लेकिन एक टी और है, वो टी है हमारी टम्मी। वो मांग रही है कि नहीं मांग रही, उसके लिए ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, उसको चाहिए भी कि नहीं, हम क्या अत्याचार करने लगे हैं उसके ऊपर। ये चीज़ें हम इसको तो ये सबसे लास्ट में आता है। मतलब खाना खा लो
और खाना खाने के बाद में हमारे सामने बैठा व्यक्ति को याद आया कि भैया आज तो मुझे गोलगप्पे खाने जाना है, हम मना नहीं करेंगे, हम साथ में जाएंगे उसके कि चलो। अगर पूरा भरपेट खाना खाने के बाद में भी याद आ गया कि बहुत दिन से हलवा नहीं खाया, तो सबसे पहले हमें रसोई में पहुंचेंगे कि तुम मीठा कम रख दोगे, हमें बना के खाएंगे। तो लेकिन अभी अगर हलवा भी खाया है उसमें भी कुछ फ्लेवर्स रहते हैं, अगर आपको ध्यान हो, खीर भी बनती है तो उसमें फ्लेवर रहता है। क्या फ्लेवर रहता है? कुछ डालते हैं ना हम, केसर डालते हैं, इलायची डालते हैं, बहुत सारे फ्लेवर क्यों होते डालते हैं हैं? टेस्ट के लिए। हाँ, यही चीज है जो सारी गड़बड़ की जड़ है। यही चीजें जहां हम अभी पीछे छूटते जा रहे हैं। हमें टेस्ट के आगे जाना है, टेस्ट के पीछे की साइंस को समझना है। दालचीनी अगर हम खा रहे हैं, हमारे खाने का वो हिस्सा है। हम किसी सब्जी में बोला गया कि इसमें आपको दालचीनी डालना है, जैसे पेठा फॉर एग्जाम्पल, उसमें दालचीनी डाल के बनाते हैं, क्योंकि वो दालचीनी इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मतलब डायबिटीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं, या जो इंसुलिन लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, बहुत वीक हैं, किसी सेकेंडरी बीमारी की वजह से भी उनके शुगर लेवल्स एकदम से गिर जाते हैं। ये दोनों ही तरह के पेशेंट्स के लिए डायबिटीज एक जो है एक वरदान है ईश्वर का दिया हुआ, और वो अपने आप से ही अपनी इंटेलिजेंस से ये जज करता है कि हमें ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है या कम करना है। यानी कि वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है, हमारे डाइजेशन को करेक्ट करता है। जैसा कि आपने अभी बात करी डायबिटीज़ में दालचीनी लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो दालचीनी को लेने का तरीका क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं कि हमें टेस्ट भी अच्छा लगे उसका और डायबिटीज़ में फ़ायदा भी बहुत हो? मैं दिखा देती हूँ पहले तो अपने दर्शकों को कि ये दालचीनी है, और ये जो दालचीनी है ये एक्चुअली एक पेड़ की छाल रहती है, इसको त्वक भी बोलते हैं। त्वक माने स्किन, और उसका बार्क, जो तने के ऊपर की जो स्किन रहती है ये वो रहती है। ये जो दालचीनी है, आप इसको इसकी खुशबू लेके देखिए कि एक ये इसका जो टेस्ट है उसकी वजह से इसके गुण हैं। मतलब इसका मधुर मीठी है, ये खुद अच्छा। भी मीठी है। आप खा के देखेंगे तो ये मीठी है, खा के देखिए आप इसको। इसका जो फ्लेवर है वो मीठा है, पंजेंट भी है, लेकिन मिठास है इसमें। तो अगर हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, या जैसे आपने पूछा था कि क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, बिल्कुल खा सकते हैं। ये रही आपकी दवा, ये इसका पाउडर, इसको पीस लीजिए। कितना लेना है मैं वो भी बता देती हूँ। हर व्यक्ति की डोज अपने हाथ में है। ये जो हमारा अंगूठा है ये हमारी डोज है। ये दालचीनी की एक टाइम की डोज, ये जो फर्स्ट मार्किंग है हमारे अंगूठे की, इतनी दालचीनी हम एक समय में खा सकते हैं। और अगर हम 2 से 3 ग्राम दालचीनी एक दिन में खाते हैं तो डायबिटीज़ अपने आप से रिवर्स हो जाएगी। उल्टा ये किसी इमरजेंसी में भी नहीं जाने देगा हमें, जो दालचीनी है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट हर्ब है, एक इंटेलिजेंट औषधि है जो ये जज करती है कि ग्लूकोज को बढ़ाना है या कम करना है। इसके बारे में बहुत रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया भर में। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं हमारी किचन में जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए। मैं बता देती हूँ, एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। बिल्कुल। दालचीनी लीजिए, मेथी दाना लीजिए, धनिया लीजिए, और आप थोड़ी हल्दी भी ले सकते हैं। आप आधा चम्मच दालचीनी, मेथी दाना और जो धनिया के बीज होते हैं वो लेंगे किचन में से ही, और उसका एक काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाने के बाद उसमें आप 2 चुटकी हल्दी कच्ची के डाल के, और उसको आप सिप सिप करके एंजॉय कीजिए साथ में, तो और साथ में अपने ग्लूकोज लेवल्स को कम कीजिए, 2 in 1 काम हो जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने ये भी बताया कि दालचीनी लेने से शुगर लेवल कम भी नहीं होता है, तो क्या जो जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनका शुगर लेवल कम चला जाता है, तब कैसे पता चलता है कि इनका शुगर लेवल कम हो गया है? जिनके शुगर लेवल्स गिरते हैं एकदम से, वो उनको एकदम कमज़ोरी फील होती है, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, और चक्कर आते हैं एकदम। उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि मीठा खाने की क्रेविंग होगी, ये भी है।
डायबिटीज़ के पेशेंट को। अगर डायबिटीज वालों को तो हमेशा ही मीठा खाने का दिल करता है, उनको कब नहीं दिल करता है? लेकिन जब, क्योंकि हमारी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो हमें बताती है कि हमें क्या खाना चाहिए, ये हमें बताती है। आप देखिए जो बच्चे, आपने देखा मिट्टी खाते हैं, हाँ जी, ये चौक खा जाते हैं वो लोग, वो लिखने वाले जो है ना स्लेट के ऊपर, उनको उनकी डिमांड होती है बॉडी की कैल्शियम की। तो वो बॉडी, अब बच्चे को किसने बताया? उसको तो किसी ने नहीं बताया, जी। उसकी क्रेविंग ने उसको बताया कि ये खा लो। इसी तरह से हमारी क्रेविंग्स हमें किसी ना किसी तरफ इशारा करती हैं, हमें उसको अपनी इंटेलिजेंस से समझना है। तो जो एकदम से शुगर लेवल गिरते हैं तो एकदम से घबराहट फील होगी, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, एनर्जी लेवल एकदम से कम होगा, बेहोशी छा सकती है। कई बार शुगर लेवल एकदम से गिर जाता है, 50 से भी नीचे चला जाता है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो उसके जो साथ के लोग हैं, तब उस समय उनको अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर आप देख रहे हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पेशेंट एकदम लेथार्जिक हो गया, वो ऐसे बैठ गया एकदम से, और आपके सामने ही बात करते करते उसका एनर्जी लेवल एकदम से ड्रॉप करना शुरू हो गया, तो देख करके ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट का जो है ग्लूकोज लेवल गिर रहा है। क्योंकि ब्रेन को अगर कहें तो ब्रेन का फूड एक ही है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज ही ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके, क्योंकि ब्लड के जो अंदर सेल्स हैं उनके वॉल्स में उनके एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर लगा रहता है, जिसमें से आर पार जाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की भी ज़रूरत रहती है, फैट की भी ज़रूरत रहती है। तो ग्लूकोज उस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और ग्लूकोज से ही हमारा ब्रेन चलता है, तो इसलिए चाहिए वो। शुगर लेवल ड्रॉप करेगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं जा रही, बेहोशी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तुरंत से जैसे ही कमज़ोरी फील होने लगती है तो कुछ भी फल खा लें ताज़ा, नहीं तो ताज़े फलों का जूस पी लें, और मीठे फल हैं खास करके वो प्रेफर करें उस समय में। और दालचीनी तो रोज़ खाना चाहिए, इसको तो अपने डाइट में, रूटीन में शामिल ही करके रखना चाहिए। इसको हम ऐसे भी चबा के खा सकते हैं। वैसे मेथी दाने के बारे में भी आपने अभी बताया, तो क्या मेथी दाना किस तरीके से खाना चाहिए? काढ़े में तो हो गया वो, उसके अलावा और भी कोई तरीका है मेथी दाना खाने का? मेथी दाना खाने का तरीका जो है बड़ा ही शानदार तरीका है। उसको रात को भिगो के रख देना है मेथी दाना को। 1 चम्मच मेथी दाना आप एक कांच के किसी भी बर्तन में भिगो दीजिए, 1 कप पानी में। तो सुबह तक आप देखेंगे तो वो फूल जाता है, और फूलने के बाद में वो स्प्राउट भी हो जाता है मेथी दाना। और जो पानी है उसको भी पी लेना है, और जो फूला हुआ मेथी दाना है उसको भी हम चबा के खा सकते हैं। अगर बच्चा है वो चबा के नहीं खाना चाहता, तो उस कंडीशन में आप उसको ऐसा सच ही उसकी सब्ज़ी में डाल दीजिए, रॉ ही डाल दीजिए, क्योंकि इसको रॉ ही खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फाइबर्स रहते हैं इसमें, मिनरल्स रहते हैं। और एक जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिन लोगों को थायराइड है खास करके, आप देखिए कि थायराइड और डायबिटीज़ एक जैसी बीमारी है। दोनों में ही आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो दोनों में कफ में 2 दुष्टि हैं, मतलब कफ ज़्यादा बॉडी में बन गया और वो ग्लैंड को काम नहीं करने देगा, तो उसको हटाने के लिए मेथी दाना बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मेथी दाने को जितना हो सके हम अपनी सब्जियों पे यूज़ करें। और अगर हम बीमार हैं तो इसको ज़रूर सोक कर लीजिए रात को, 1 चम्मच सोक करना है, सुबह वो फूल जाएगा। उसको खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म करेक्ट होगा, हमारे पेट में एक भरी भरी वो सेंसेशन रहेगी, सेटिएशन की फीलिंग होगी, तो खाने की क्रेविंग्स भी कम होंगी। और अगर वो स्प्राउट हो गया तो वो भी हमें खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ जाती है, जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है। एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ, वो है काली मिर्च और पिपली। क्यों? क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 काम करती हैं जो कि हर दवाई के यूज़ को बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से ले सके, उसके लिए ज़रूरी है। वो क्या करती हैं? एक तो ये कफ को पचाती हैं, कफ को कम करती हैं, जितने भी म्यूकस से रिलेटेड चीज़ें। दूसरा, ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाती हैं, मतलब उसको खाने में से पकड़ना और पकड़ के उसको सेल्स के यूटिलाइज करने के फॉर्म में उसको लेके जाना, इसमें वो कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप जब भी
कफ की से रिलेटेड किसी भी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो जो राउंड पेपर और लॉन्ग पेपर यानी कि काली मिर्च और जिसमें पेपरिन रहता है, और पिपली जिसको मग्गा भी बोलते हैं जो लॉन्ग पेपर रहती है, ये दो चीज़ें तो ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना है। आप दालचीनी का पाउडर और उसमें थोड़ी काली मिर्च और ये पिपली का पाउडर मिला के अपना एक स्प्रिंकल करने के लिए पाउडर बना के रख सकते हैं। जब भी आप फ्रूट खाएं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, वो कभी आपके शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाएगा। वैसे हमने अक्सर देखा है कि जब हम मार्केट से तेल लाते हैं, बहुत सारे तेल आ गए हैं मार्केट में, तो यही नहीं पता रहता है कि कौन सा तेल अच्छा होता है कौन सा बुरा, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर देखें कंपनियों की तो वो एक से एक बढ़ कर के इतनी अच्छे तरीके से करते हैं कि हर कोई जैसे ही तेल देखता है कि हाँ नहीं ये वाला तेल ठीक है, ये अच्छा होगा, ये ले लेते हैं, नहीं दूसरा ये वाला ज़्यादा अच्छा आ गया, ये ले लेते हैं, इस टाइप से चलता होता है। तो यही नहीं पता चलता है कि कौन सा तेल जो हम खा रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का है। अब जब तेल की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि कौन सा तेल हमें खाना चाहिए, एक तो यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब क्या कौन सा तेल खाना चाहिए तो उससे उसके बाद में कि वो किस क्वालिटी का है उसको जज करना कैसे करना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका जवाब एक ही है। इसका जवाब ये है कि हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस मिट्टी में हम, समझ लीजिए जिस धरती पे हम पैदा हुए, यानी कि एक ज्योग्राफिकल रीजन रहता है, उसकी एक जलवायु रहती है, उसका जल रहता है और वायु रहती है। अगर उस मिट्टी में जो फसल पैदा हो रही है उसको जिस पानी ने सींचा, उसको जिस हवा ने पोषण दिया और वो उसमें बड़े हुए, वो वनस्पति, और उसी में हम सांस ले रहे हैं, वही पानी हम पी रहे हैं, तो हमारी एक नेचुरल बॉन्डिंग है पहले से ही। हमारी एक प्राकृतिक ये समझ लीजिए कि हमारा एक जो रिश्ता है वो पहले से ही जुड़ा हुआ है, प्रकृति ने जोड़ा हुआ है। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जलवायु में कौन से ऑयल सीड्स जो है वो पैदा होते हैं। जैसे हम सपोज करो हम यहाँ बैठे हैं इस समय जहाँ आपका स्टूडियो है, अगर आप देखें कि इस रीजन में कौन सा तेल होता है? सरसों। बिल्कुल, सरसों का तेल जो है वो रहता है। साउथ में कोकोनट ऑयल होता है, साउथ में कोकोनट रहता है, यूरोप में ऑलिव रहता है। हाँ जी। तो ये प्रकृति की इक्विलिब्रियम है, ये उसका समीकरण है, उसकी कैलकुलेशन है, उसका एल्गोरिदम है कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वो वहीं पैदा होती है। और अब ब्यूटी देखिए नेचर की कि जिस सीज़न में ज़रूरत है उसी सीज़न में ही उसके फल आएंगे या वो अनाज पैदा होगा जब उसको खाने की ज़रूरत है, तब जब हमें एक्चुअली प्रकृति के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, चाहे हम अपने डाइट की बात करें या हर्ब्स की बात करें। अक्सर मैं एक एग्जांपल कोट करती होती हूँ कि चक्रमर्द एक औषधि है, चक्रमर्द एक हर्ब है। इसका पौधा जो है जंगली पौधा है, खेती नहीं होती इसकी, अपने आप उगता है ये, और ये पौधे पे फलियाँ लगती हैं, पीले पीले से फूल रहते हैं, और आप देखेंगे कि तो सड़क के किनारे जहाँ झाड़ उगते हैं वहाँ अपने आप से ये उगता है और इस पर फलियाँ रहती हैं। इसकी फलियाँ पक के उस सीज़न में तैयार होती हैं और ये वहाँ ही होता है जब हॉट एंड ह्यूमिड सीज़न होता है। हॉट एंड ह्यूमिड कब होगा? जब गर्मी है और बरसात हो रही है। तो उस सीज़न में फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैलते हैं, अगर आपने देखा होगा, स्किन की इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं जी। और उसके लिए चक्रमर्द से अच्छी औषधि कोई नहीं है। अब ये प्रकृति का समीकरण है, उसको पता है कि इस समय ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है और इस समय स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो प्रकृति अपने आप उसको उस समय पैदा करती है। बाद में वो सूख जाता है, मर जाता है वो पौधा, फिर दोबारा से उसके फूल आते हैं, फिर फलियाँ आती हैं। तो इस सारे साइकिल को ये इतनी परफेक्शन के साथ किया हुआ है, तो हम इसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमें ऑलिव ऑयल खाना है? मैं बोलूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में ही मैं खाना बना के खाऊंगी तो मुझे सदर्न स्टेट में जाके रहना पड़ेगा, तब मैं उसको पचा सकूंगी, क्योंकि वहाँ का पानी, वहाँ की जलवायु जो है फिर वो मुझे जो है सपोर्ट करेंगे, वो एनहेंस करेंगे उसके मेटाबॉलिज्म को। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का लोकल फूड, 3 रूल है खाने के। लोकल, जहाँ हम पैदा हुए उस मिट्टी में जो अनाज और सब्जियाँ पैदा हुई, जो उसको प्रेफर करना है, उसको प्रेफर करना है, ठीक। दूसरा, जिस सीज़न में हमने उसको खाना है, प्रेफरेबली जो फ्रेश खाने वाली चीज़ें हैं खास करके, वो उसी सीज़न में
फल आता हो उसका, या वो उगती हो नेचुरल तरीके से। सब्जियां खास करके सब, जैसे कि हम भिंडी 12 महीने खा रहे हैं, गलत है। गोभी 12 महीने खा रहे हैं, ये भी गलत अब वही गोभी फिर गैस करती, फिर वही गोभी हमारा हार्मोनल लेवल गड़बड़ करके वही गोभी हमारी थायराइड को बढ़ाती है, फिर है ना, ऐसी चीज सारे हार्मोन्स को गड़बड़ करते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो हमने ये प्रकृति के बैलेंस को गड़बड़ किया। ये बैलेंस जब तक हम करेक्ट नहीं करते तब तक हम इन बीमारियों से ना पीछा छूटेगा, ना दवाइयों से पीछा छूटेगा। दवाइयाँ भी खाते रहेंगे, बीमारियाँ भी साथ साथ लेके चलते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए वापस आना पड़ेगा रसोई पे, वापस आना पड़ेगा 3 रूल्स पे, लोकल, सीजनल और फ्रेश। जब खाना है तभी बनाना है, बस सिंपल, इतना ही सिंपल रहना है और इसी से खुशी मिलती है। खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। वैसे तो दूध के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? दूध कौन सा लेना चाहिए, और या फिर घर में बनाना हो दूध तो किस तरीके से बना सकते हैं? वैसे मैंने 1-2 डॉक्टर्स से और से पूछा था, तो उन्होंने, किसी ने नारियल का दूध सजेस्ट किया, किसी ने बादाम का दूध सजेस्ट किया। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप कौन से दूध को बहुत ज़्यादा अच्छा कहेंगी? देखिए, दूध पीने की एक उम्र होती है और एक समय होता है, ये कहूँगी उम्र का पड़ाव रहता है या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। दूध अगर हम बोलें तो शास्त्रों में जो दूध लिखा हुआ है, जब वहाँ कहीं दूध लिखा है वहाँ गाय के दूध की बात हुई, गाय के दूध की बात हुई है। और जो नट मिल्क है ये हम पी सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये सारी कन्फ्यूजन या ये सारी जो डिस्कशन है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो हुआ शुरुआत एडल्ट्रेशन से। मिलावट जितनी ज़्यादा होगी नुकसान उतने ज़्यादा होंगे, इसलिए अच्छा है कि उसको खाया ही ना जाए। और नट मिल्क की इसलिए प्रेफरेंस है आजकल, इसलिए रिकमेंड करते हैं सब लोग, क्योंकि नट्स में अडल्ट्रेशन नहीं है। खास करके कोकोनट में आप अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, तो उसका जो अगर हम उसका मिल्क बना के खुद ही लेते हैं कि उसको ग्रेट करके और उसमें पानी मिला के और उसको छान लेते हैं, फिर से उसको जो छाना हुआ उसका जो फाइबर कंटेंट है फिर से उसमें पानी मिला के उसको फिर से हम मिक्सी में चला के और फिर से उसको छान लेते हैं। ऐसे 3 बार करने के बाद में हमारे पास एक मिल्क आ जाता है, जिसको कि ऐसे ही कोकोनट का भी बनता है, ऐसे ही आलमंड का भी बन सकता है, यानी बादाम का भी, काजू का भी, किसी भी नट का आप बना सकते हैं। नो डाउट उनकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू है। लेकिन अगर हम नेचुरल दूध की बात करें तो जो गाय का दूध है, और गाय कौन सी, जो वही बात आ गई, हमारी गाय कौन सी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की गाय, है ना। अब मुझे हमेशा जब भी गाय की बात मैं करती हूँ या हमारी गाय की बात करती हूँ तो मुझे एक जोक याद आ जाता है कि किसी ने बोला कि संता जी को किसी ने पूछा कि बताओ भाई, बनते ने पूछा संता को कि कितने देश हैं, तो उन्होंने बता दिया कि 206 या ऐसे करके। तो उसने बोला, देखा तुमने वही बात की ना, देश तो एक ही है, बाकी तो सारे विदेश हैं। सही बात है, देश तो हमारा ही देश है ना, हम तो उसी को देश बोलेंगे, बाकी तो सारे हमारे लिए विदेश हो गए। सही बात है। तो चलिए, ये तो जोक की बात थी। लेकिन गाय की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारी गाय वही गाय है जो हमारे साथ रहती है, जिसके लिए नेचुरल हैबिटेट है ये। तो वो गाय का दूध में जो गुण रहेंगे वो हमारे काम आने वाले होंगे। शायद इसीलिए गाय को माता कहा जाता है जी, क्योंकि जो गाय का दूध रहता है, जो फिर से देसी गाय मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और वो गाय, लेकिन कंडीशन और भी है, और भी एक शर्त है, वो ये है कि उस गाय को कोई केमिकल्स नहीं दिए जाने चाहिए, उसको कोई इंजेक्शंस नहीं दिए हों, उसको कोई आर्टिफिशियल फीड्स नहीं दिए हों हमने, और वो नेचुरल औषधियों पे जंगल में चट के, घास खा के, अश्वगंधा, त्रिफला ये खाती हैं गाय। गाय को पहचान है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, वो खा के वो दूध दे रही है, तो वो दूध हमारे लिए औषधि के समान है। वो दूध के वही गुण रहेंगे जो माँ के दूध के गुण रहते हैं। शायद इसीलिए जिन बच्चों को माँ के दूध की ज़रूरत है और माँ को दूध नहीं आ रहा, तो उनको गाय का दूध दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। अभी तो हम डिब्बे वाले दूध देने लग गए, पर वो इतना फायदेमंद नहीं होता है। नहीं, आप ये फायदेमंद की तो डिस्कशन ही नहीं करनी है वंदना जी। आप ये पूछे कि इसमें प्रिजर्वेटिव कितने होते हैं, नुकसानदायक होता है, वो कितना नुकसानदायक होता है, ये बाद में समझ आती है बातें। बिल्कुल, ये बाद में समझ में आती है कि वो आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल ही है,
सिंथेटिक चीज़ सिंथेटिक ही रहने वाली है, नेचुरल चीज़ नेचुरल रहने वाली है। और अगर मैं तो हमेशा ये भी सोचती हूँ या बोलती हूँ कि अगर भगवान को लगता है कि हमें पका हुआ फूड ज़्यादा खाना है तो वो पेड़ों पे पका हुआ फूड लगाते हैं। वो तो हमारे समझ लीजिए पालक हैं, हमें उन्होंने पैदा किया, उनको हमसे हमारे सुख की हमसे ज़्यादा चिंता है। सही बात है। तो अगर उनको लगता कि सब्जी में ये मसालेदार सब्जियां होती तो हो सकता है किसी न किसी नारियल जैसा फ्रूट रहता, खोलो तो सब्जी निकलती। हो सकता है कि रोटियां पेड़ों पे लगती, हो सकता है पका हुआ फूड, ये ब्रेड्स और पिज़्ज़ा, ये सब भी नेचुरली कहीं ना कहीं अपने आप से मशरूम्स की तरह निकल के आ जाते। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको कम खाना है, जो नेचुरल फूड है उसको ज़्यादा खाना है, जो नेचुरल फूड है। और इसीलिए दूध की भी बात करें तो मैं फिर से गाय का दूध रिकमेंड करूंगी अगर दूध की ज़रूरत है तो। थेराप्यूटिक वैल्यूज़ हैं, और थेराप्यूटिकली जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बहुत सारी कंडीशंस में, मेडिकल कंडीशंस में, कि दूध के साथ लेना है या दूध के साथ पकाना है, इस तरह से करके। वो मेडिकल कंडीशंस अलग अलग हैं। लेकिन डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, तो डायबिटीज़ के कारणों में दूध बताया गया। डायबिटीज़ के होने के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन बताया गया। इसलिए डायबिटीज़ अगर आपको है तो दूध को अवॉइड करना है, तब नहीं लेना है। किसी भी तरह का दूध अगर आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा। बॉडी को जो कैल्शियम चाहिए या जो प्रोटीन्स चाहिए, जो हम दूध से चीज़ें जो ले रहे हैं, वो हमें हमारी दालों से भी मिल जाएंगी, वो हमें हमारे ग्रीन वेजिटेबल से, ग्रीन पत्ते वाली सब्जियों से भी मिल जाएगा। क्या ऐसे भी कोई दालें वगैरह हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? देखिए, जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो चीज़ें ज़्यादातर ऐसे बोला जाता है कि मत खाओ, राजमा मत खाओ, है ना, ऐसी चीज़ें जो पचने में भारी होती हैं, या जैसे काली दाल है उसको भी ऐसे माना जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जितनी भी कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको बोला गया कि इसको कम खाइए, इनको कम खाइए। और इसको क्वांटिटी को कभी कभी खा लेना इज़ ओके, कभी कभी खा लीजिए, हफ्ते में एक बार खा लीजिए आप, या फिर आप इनको बिल्कुल बंद करना दालों को ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो इन पर्टिकुलर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना, और वही उसकी दवा है। फूड को दवा कहा जाता है, भोजन को दवा कहा जाता है, लेकिन डायबिटीज़ के केस में एक्सरसाइज दवा है, श्रम दवा है, परिश्रम दवा है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनको मिलेट्स खाने को कहा जाता है रोटी की जगह पर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या रोटी खा सकते हैं? वैसे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो 99% डॉक्टर मना करते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, तो क्या उनकी जगह मिलेट्स को जगह देनी ज़्यादा ठीक नहीं है? वंदना जी, जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात करते हैं तो आप देखें तो गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसके आगे की भी एक बात जो इम्पोर्टेंट होती है कि वो किस स्पीड से रिलीज़ हो रहा है। और दूसरा, जो अगर कोई फूड हमारे सेल्स को डिहाइड्रेट कर रहा है तो वो फूड हमें कम खाना चाहिए। मिलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो मिलेट्स में भी 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, और फिर मोटा अनाज तो खैर हमारा हमेशा स्टेपल फूड रहा है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जौ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सभी अच्छे हैं और इनको हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन कितना खाना है और कब खाना है, ये पहली बात तो ये कि मिक्स नहीं करना, किसी भी अनाज को दूसरे अनाज के साथ में हम मिक्स ना करें, ये हम मेक श्योर करें। अगर हम मिलेट्स खा रहे हैं तो अलग अलग खाएं, मोटा अनाज कोई भी ले रहे हैं तो उसको एक दिन में एक ही अनाज खाना चाहिए। और दूसरा ये कि कौन से मौसम में हम खा रहे हैं, उस समय कौन सा मोटा अनाज मिलेट्स वही हैं तो वो उसकी फसल आ रही है तो वही खाना चाहिए, जो स्टोर्स में से निकाल के हमको नहीं खाना है। अगर बाजरा सर्दियों में खाने बोला है तो सर्दियों में बाजरा हम खा के पचा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ पेशेंट की बात मैं करूं तो रागी जो है, रागी को एक सुपर फूड माना गया है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, तो उनको वो प्रेफर करना चाहिए। जौ भी खा सकते हैं वो, लेकिन रागी प्रेफर्ड फूड है। बाकी जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं
बार्नियार्ड वगैरह, कंगनी और ये सब जो हैं, ये सब हम खाएं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जब भी हम इसको अगर हम फर्मेंट करके खाते हैं तो ये हमारे लिए और भी लाभदायक रहता है। जी जी अमली बना के खाना, जिसको हम कहते हैं कि अमली बना के खानी चाहिए। हाँ जी, फर्मेंटेशन से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है। उसका बेसिकली क्या है, मिलेट्स में फाइबर रहता है अच्छा खासा वाला। और दूसरी जो मिलेट्स की एक और खासियत है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, वो ये है कि जो मिलेट्स की खेती है, अगर हम उस पर फोकस करें तो मिलेट्स की खेती में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते। जी, और पानी भी बहुत कम लगता है। पानी भी, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। और उसमें फर्टिलाइजर्स डाल के उसको खराब ही करेंगे, मतलब वो फसल ही नहीं आएगी। फर्टिलाइजर्स किसान क्यों डालते हैं या उस पर स्प्रे क्यों किए जाते हैं? क्योंकि या तो उनको कीड़ा खाता है या उसकी हम ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जी, है ना। मिलेट्स का उल्टा है, अगर आप उस पे जितने केमिकल्स डालेंगे उसकी प्रोडक्शन खराब होगी, उसकी फसल खराब होगी। इसलिए वो नेचुरल तरीके, ऑर्गेनिक ही रहते हैं ज़्यादातर। मिलेट्स ऑर्गेनिक रहते हैं, इसीलिए मिलेट्स खाने को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि मिलेट्स खाने चाहिए। बिल्कुल। गेहूं चावल को डिस्करेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, या फिर उनके खेतों में जो यूरिया, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका भरपूर नहीं, मैं बोलूँगी उनका ये बोलूँगी कि एकदम बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है। एक बोरी जहाँ यूरिया नीडेड है, रिकमेंडेड है, मतलब जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो जो रिकमेंड करते हैं, वहाँ 8-8 बोरी यूरिया का डाला जाता है। और वो सारा का सारा रेजिड्यू उनके बीज में, उसके सीड में आता है, जो हम खाते हैं बाद में। वही हमें कैंसर देता है बाद में, वही हमारे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ देता है। उसी की वजह से ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, उसी की वजह से इनफर्टिलिटी है फिर आगे की आगे। तो इसलिए उनको डिस्करेज किया जा रहा है। और मिलेट्स को इसीलिए सुपर फूड माना जा रहा है क्योंकि ये मोस्टली ऑर्गेनिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। इनमें मिनरल्स, इनमें हमारे जो फाइबर का कंटेंट है वो बिल्कुल एक सही प्रोपोर्शन में है जितना हमारी बॉडी को चाहिए। जी डॉक्टर अनु, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ की वैल्यू है, पहले कहा जाता था कि 80 नॉर्मल है, फिर उसके बाद हुआ कि 100 नॉर्मल हुई, और अब आकर के कहा जाता है कि 120 नॉर्मल है। देखिए, डायबिटीज़ की एक रेंज बताई जाती है ज़्यादातर, अगर आप देखें तो ये समय के साथ क्यों बदलती है? ये समय के साथ जो बदलती है, अब इसके पीछे बहुत कंट्रोवर्शियल कहानियाँ हैं। और ऐसा है कि काफ़ी कुछ हमारे टाइम टू टाइम बदला गया। डिजिट्स को, एक जो उसका रेंज है उसको धीरे धीरे करके कम करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उस में आ जाते हैं। अभी मैं अगर कहूँ कि 130 शुगर जो है वो नॉर्मल है, तो आपका 120 रहेगा, मेरा 130 रहेगा, तो हम दोनों नॉर्मल हैं। जी। अगर हम कहें कि 120 नॉर्मल है तो आप नॉर्मल हो गए, मैं पेशेंट बन गई। अगर मैं बोल दूं 110 नॉर्मल है, जैसा कि अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आ रही हैं, हाँ जी, तो उसके हिसाब से हम दोनों पेशेंट हैं। तो अब इससे किसको फायदा होने वाला है? फार्मा कंपनियों को। हाँ, तो अब इसलिए वो शुगर लेवल्स जिसमें कि हमारी जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है और हमारे ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो रहे, अगर हम उसको देखें तो हाँ, एक रेंज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लूकोज के बिना हम काम नहीं कर सकते। जैसे आप मार्केट जाएंगे तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अब नॉर्मल रेंज हम क्या मान के चलें? नॉर्मल रेंज जो है ये हमेशा डिबेटेबल रहेगा। 120 तक आपकी अगर फास्टिंग शुगर है, इसको नॉर्मल माना जाता है। वहाँ पे भी लोग कोशिश करते हैं कि 100 से नीचे रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे भी लेके जाएंगे तो भी हमारे जो सेल्स की डिमांड पूरी नहीं करेंगे। फिर हम ये समझ लो डिप्राइव कर रहे हैं हम फिर तो उसको जी, और बीमार कर रहे हैं उल्टा हम उनको। अगर एक लेवल से ज़्यादा शुगर रहता है, बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, वो भी अगर लगातार रहता है, तब जाके वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। ये नहीं कि आज हमने मीठा खा लिया और आज हमारी शुगर 140 आ गई तो हम डायबिटिक हो गए, ऐसा नहीं है। HbA1c देखा जाता है ज़्यादातर, जो ग्लाइकोसाइडेड जिसको बोला जाता है ग्लूकोज लेवल्स, हम उसको असेस करते हैं। वो एक 3 महीने का एक एवरेज
ग्लूकोज होता है, जिससे पता चलता है कि पेशेंट प्री डायबिटिक है, यानी कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है। अब मैं तो ये बोलूँगी कि जिसको नहीं भी होनी उसको भी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस तो अपने आप में एक ट्रिगर फैक्टर है। अब टेंशन डाल दो तो बीमारी तो लगेगी लगेगी, वो नहीं लगेगी दूसरी लग जाएगी, लेकिन 100% पेशेंट बनेंगे, ये श्योरिटी आ जाती है यहाँ से। और अगर एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या उसके बाद में और काफ़ी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं? और डायबिटीज़ अगर देखें तो अपने आप में एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ की वजह से दूसरी जो चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, उसी से हम ज़्यादा परेशान होते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर डीपली अगर हम देखें तो जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों की वजह से जो उनका लोड हमारे लीवर पे, हमारी किडनी पे पड़ता है, उनसे हम ऑर्गन फेलियर में जाते हैं, उनसे हम ऑर्गन फेलियर में जाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की हैं जो इवेंचुअली हमारे नर्व्स को और हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को जो है एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, उसको नुकसान करती हैं। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की दवाइयाँ, अब अगर दोनों में से देखा जाए तो डायबिटीज़ को ठीक करने वाली जो दवाइयाँ हैं वो और ज़्यादा बीमार करती हैं हमें, अगर उसको लगातार हम लंबे समय बिना सोचे समझे खाते जा रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी की कंडीशन में हमें दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एकदम से शुगर लेवल बहुत बढ़े हुए हैं और उससे हमारी एक्टिविटी लेवल, जो हमारा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको नीचे लाना ज़रूरी है। वो हम नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया, काढ़े से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। एकदम अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कंज्यूम ही तो करना है, ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को कंज्यूम ही तो करना है ना। तो उसके लिए अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, उस समय भी हम कर सकते हैं, तो वो ग्लूकोज कंज्यूम होगा, लेवल्स नीचे आएंगे ही आएंगे। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं, अगर शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ आया, वो सैर कर गए, बास्केटबॉल खेला, टेनिस खेला, हॉट वाटर इमर्शन लिया, इनमें से कुछ भी किया, तो वो उनका शुगर लेवल जो नीचे आ गए। छोटी छोटी और भी बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो पेशेंट्स करके बिना दवाई के ही नीचे शुगर लेवल लेके आ जाते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे उसको रोज़ खाते रहना, और अगर हम एक केमिकल रोज़ खाएंगे तो आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में एक विश देने की टेक्निक होती थी कि थोड़ा थोड़ा करके देते जाओ, है ना, देते जाओ और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो उसको मार देगा, पता भी नहीं चलेगा कि किसने मार दिया, कैसे मार दिया। तो ये वही एक तरह से ये समझो कि जितने केमिकल्स हम खाएंगे, ये विष जा रहा है हमारे शरीर में, जमेगा कहीं ना कहीं, जाके इकट्ठा होता रहेगा, बिल्डअप होता रहेगा, और एक दिन हमें और भी ज़्यादा बीमार कर देगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना दवाइयों को कम लेना है हमें, अपने आप तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर किसी की प्रेस्क्रिप्शन पे ले भी रहे हैं तो भी उसको उतना ही लेना है जितना ज़रूरत है, उसके बाद उसको बंद कर देना चाहिए। अपना रूटीन ठीक करेंगे, अपनी डाइट ठीक करेंगे, अपनी किचन शेल्फ्स पे जाएंगे, उनमें से औषधियाँ निकाल लेंगे, उससे हम काढ़े बनाएंगे, डेली लेंगे। एक काढ़ा और बता देती हूँ मैं जाते जाते आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर बताइए। कि जैसे कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, जैसे कि गुड़मार है, और उसमें आधा चम्मच अगर हमने गुड़मार का पाउडर ले लिया और उसमें हमने जो है अपने अंगूठे के इतना 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हमने एक दालचीनी का डाल लिया, और उसमें मेथी दाना हमने डाल दिया। चिरायता एक हर्ब रहती है, चिरायता भी शुगर लेवल्स को कम करने में, तुरंत से कम करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। और इनका मिला के काढ़ा बना के अगर हम इसको पीते हैं धीरे धीरे करके, तो वो शुगर लेवल्स को नीचे लाने में तुरंत से हमारी हेल्प करता है। कितनी बार तक ये काढ़ा पिया जा सकता है? दिन में 1 बार, 2 बार, कितनी बार? 2 बार इसको आराम से पी सकते हैं आप, सुबह भी और शाम को भी। इनफैक्ट अगर इमरजेंसी टाइप कंडीशन है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो तीसरी बार भी आप ले सकते हैं इसको। और एक चीज़ है, वो है शहद। शहद तो डायबिटीज़ वालों को मना किया जाता है कि नहीं खाना है, बहुत कम केसेस में कहा जाता है कि आपको शहद खाना है। शहद को अगर हम देखें तो शहद डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स खा सकते हैं सेफली, लेकिन फिर वही बात आ गई दूध वाली
कि वो शहद इसलिए मना किया जा रहा है कि अगर आप उस शहद का एनालिसिस करके देखेंगे तो वो शहद नहीं होता, उसमें शुगर सिरप्स मिक्स किए हुए होते हैं। इसलिए वो आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, इसलिए शहद मना कर दिया गया। मैं इसी पर आपके साथ में एक एपिसोड और बनाना चाहती हूँ जिसमें हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से आप हर चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये प्योर है या नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम इस पे एक एपिसोड जरूर बनाएंगे आपके साथ में। जरूर है, जैसे कि हल्दी है, दूध है, लाल मिर्चें हैं, इस तरह की जितने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें मिलावट बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो बहुत आसान तरीके हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत ही आसान तरीके हैं जिनसे हम अपने आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी किचन में, उसकी जो प्योरिटी है उसको चेक करने के लिए। अडल्ट्रेशन तो नहीं किया गया, मिलावट तो नहीं किया गया, क्योंकि बड़े हार्मफुल एजेंट्स हैं जिनको मिक्स करके उनके कलर को या फ्लेवर को एनहेंस किया जाता है, जो मसाले हैं उनको भी। तो इसलिए उनको टेस्ट करना हमारा हक है और हमारी ड्यूटी भी है, बिल्कुल। और हम अपने घर में कर सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरी की एक छोटी सी लैब, हमारी किचन का एक कोना हमारी लैब बन के रह सकता है और बहुत आसान है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन चर्चा करेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट एपिसोड ही करेंगे, किसी दिन की नहीं, हम नेक्स्ट एपिसोड इसी पे करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये डायबिटीज़ के बारे में हम जैसे कि अभी बात कर रहे थे, तो ये भी बताइए कि कहते हैं कि जो नीम के नए पत्ते निकलते हैं वो खाने से डायबिटीज़ कम होती है। ये भी कहते हैं जामुन की गुठली का पाउडर खाने से डायबिटीज़ कम होती है, करेले के जूस से डायबिटीज़ कम होती है। तो इनको कितनी मात्रा में लें हम और कितने टाइम तक ले सकते हैं? कई बार क्या होता है, लोग लिए जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता और काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसे में आप हमें ये बताएं कि कितने समय तक लेना उचित है, इसके बाद बंद कर देना चाहिए? वंदना जी, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक्सेस जो है ये बुरा ही होता है। लेकिन जो आपने जिन जिन चीज़ों का नाम लिया, नीम की पत्तियों की आपने बात की, जामुन की गुठली की बात की, करेले की बात की। करेले के बारे में मैं बता दूं कि जो करेले के बीज होते हैं एक्चुअली मेडिसिनल वैल्यू उनकी होती है ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक पत्तों की बात है तो पत्ते किसी भी तरह के रहें, पत्ते डायबिटीज़ को ठीक करने में जो है उसमें बड़ी ताकत होती है। और मैं आपको एक अमेजिंग बात बताती हूँ, आम के बारे में अक्सर सब लोग कहते हैं कि आम शायद नहीं खाना चाहिए, सवाल पूछते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन आम की पत्तियां जो है ये डायबिटीज को ठीक करती हैं। आम की बात तो छोड़ दीजिए, आम के पत्तों की बात पे अगर हम आ जाएं तो आम के जो पत्ते होते हैं वो चबा चबा के अगर हम खाते हैं तो वो डायबिटीज, वो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, वो नीचे लेके आते हैं उसको। तो पत्तों में इतनी ताकत रहती है। तो चाहे नीम के पत्ते हों, चाहे वो जामुन के पत्ते हों, या वो अमरूद के पत्ते हों, या वो बेल के पत्ते हों, या फिर वो मेथी के पत्ते हों, या जैसे मैंने बताया आम के पत्ते हों, तो इन पत्तों को आप पीस के इनका जूस बना के भी पी सकते हैं, इनकी चटनी बना के भी खा सकते हैं। और अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो आप इसको तोड़ के ऐसे भी कच्चा खा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100% राइट हो गया इस हिसाब से। तो कि किचन एट हेल्थ एट योर किचन जो आपने बोला वो बिल्कुल सही रहा। आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, और आपका जो इंसुलिन लग रहा है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से छूट जाएगा। पक्का है ना ये? तो नहीं तो दर्शक हमारे पास में कहेंगे देखो आपने कहा था और हमारे साथ हुआ नहीं ऐसा, और हम इतने लंबे समय से कर रहे हैं। एक बार मैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट पार्ट को अगर हम डिस्कस कर लें तो फिर तो मैं 100% श्योरिटी के साथ में बोल के ही जाऊंगी कि आप दोनों तरह के डायबिटीज़ को अपने आप ठीक कर सकते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसकी पहले बात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों में है, इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, इसकी अकरेंस ज़्यादा है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये वो डायबिटीज़ है जो ज़्यादा खाने की वजह से या इनएक्टिविटी की वजह से या वो सारे कारण जो हमने पहले डिस्कस किए उनकी वजह से होती है। तो ये बेसिकली जो कफ गुण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस वजह से होता है, भारीपन आता है, मोटापे के साथ में इसका लिंक है,
फैट के साथ लिंक है, फैटी लीवर के साथ लिंक है, ओबेसिटी के साथ लिंक है। तो ये जो डायबिटीज़ है, इस डायबिटीज़ में आपका खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपको लंघन करना है। लंघन माने लघु अन्न खाना है, हर वो अनाज खाना है या वही खाना खाना है जो पचने में हल्का हो और जिसमें मीठा कम हो। ये दो चीज़ों का ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के अपने आप से अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेंगे अगर वो अपने डाइट को ठीक कर लेंगे और अपने एक्टिविटी लेवल को ठीक कर लेंगे। अगर वो अपने मोटापे को कम कर लेंगे, अपने खाने में जो है मोटा करने वाली चीज़ों को कम कर लेंगे, तो इतना ही आसान है इसको रिवर्स करना। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात मैं कर रही हूँ। अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? एब्सेंस है किसी चीज़ की, क्षय है, ह्रास है, मतलब उसमें लॉस है, मतलब इंसुलिन बन नहीं रहा। टाइप 2 में रेजिस्टेंस था, इसमें बन ही नहीं रहा है। तो अगर आप देखें जहाँ कोई चीज़ है नहीं वहाँ आपको न्यूट्रिशन देना है, पोषण चाहिए। तो इसमें आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हम इसमें संतर्पण करते हैं, मतलब पोषण देते हैं बॉडी को, ताकि वो जो रीजेनरेशन करे हमारी बॉडी और जो उनके सेल्स हैं वो प्रोडक्शन शुरू करें। हमारे अंदर की फैक्ट्री को हमें करेक्ट करना है। इसके लिए हमें ऐसा फूड खाना है जो हमें नरिशमेंट देता है। तो दोनों के लिए रूल्स सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जी। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। गड़बड़ हम तब करते हैं जब हम आंख बंद करके ब्लाइंडली भेड़ चाल में जामुन की गुठलियां पे गुठलियां खा जाएंगे, करेले के जूस पी जाएंगे, नीम खा जाएंगे, सब कुछ। ये 3 नाम हमने सुन लिए, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग है। तो अगर हम देखें, वो एक रुक्षता की वजह से होने वाली बीमारी है, ड्राइनेस है ज़्यादा बॉडी में। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये इसमें रुक्षता लानी है बॉडी में। दोनों का बिल्कुल उल्टा प्रिंसिपल है। तो जब हमने ये समझ लिया अपनी बॉडी के टाइप को और हमारी बीमारी के टाइप को, तब हम बिल्कुल सही चीज़ चुनेंगे अपनी किचन की शेल्फ से, तभी हम उसको अपने आप से सही कर पाएंगे। और ये फिर मेरी गारंटी है कि वो 100% ठीक होगा, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। जी डॉक्टर अनु, आज आपने हमको बहुत ही बेहतरीन बातें बताई, इतना डिटेल में समझाया। उम्मीद है हमारे सारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। वो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। अगर उनको भी आपसे कुछ जानना है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर अनु से। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले अनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बार तो नाराज़गी दूर कर दी, लेकिन अगली बार भी आपको आना ही है ज़रूर ज़रूर। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।